If you want to love God, then love everything around you because all these things are made by God। यानी अगर आप भगवान से प्यार करना चाहते हैं तब आप अपने आसपास की सभी चीज़ों से प्यार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान की ही बनाई हुई हैं। ये सारे लोग भगवान के ही बालक हैं, भगवान के ही बच्चे हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों से प्यार नहीं करते हैं तब आपके साथ क्या होगा ये बताती है आपको आज की हमारी ये पोयम। हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोयम जो कि है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। आपकी क्लास 10th की इंग्लिश के कोर्स ए के सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारे, ऐसा आप समझ सकते हैं, या फिर पोयम आपकी तो लास्ट ही है ये, ठीक है। अब 2-4 सवालों के आपके जवाब दे दूं कि भाई इतना दिन से क्लास हो क्यों नहीं रही थी, और अब हो भी रही है तो रिकॉर्डेड क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? सबसे बड़ा कारण इसका ये है। अब ये मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ हमारे नेटवर्क के प्रॉब्लम की, हमारे नेटवर्क पे आखिरकार हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए कि जो नेटवर्क है आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही कम है ना। नेटवर्क आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा ही कम है, लेकिन वीडियो हमारी मतलब इसको जब मैंने कर यूट्यूब चलाया तो आप देख सकते हैं यूट्यूब जो है ये चल कैसे रहा है, इसको आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ठीक है, ये जो यूट्यूब है हमारा ये खुल ही नहीं रहा है, और ये तो मैंने 7 ही सेकंड पर वीडियो बंद कर दी। जब आप देखेंगे इसको, जब आप देखेंगे पूरा, मतलब इसके बाद बहुत देर तक यूट्यूब नहीं खुला, तब आप समझ सकते हैं कि जब यूट्यूब खुलने में इतना नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आपको पढ़ाने में लाइव कितनी दिक्कत होने वाली है। मतलब आपको पता ही होगा कि यूट्यूब से पढ़ने में कम नेट लगता है, लेकिन अगर आप सोचें मैं पढ़ा दूँ लाइव तो बहुत ज़्यादा नेट लगता है। और बहुत ज़्यादा नेट लगने से ज़्यादा तो बड़ी बात है कि रेगुलर आपको नेट चाहिए, मतलब एक साथ ऐसे समान रूप से नेट आपका रहना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा नेट एक बार 4 एकदम ऊपर चला गया उसके बाद फिर इतना ही रह गया, तब नहीं चलेगा आप। अब मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने कई बार ऐसा किया है कि नेटवर्क अगर बीच में चला गया तो या तो आपकी स्ट्रीम बंद हो जाएगी, और स्ट्रीम बंद हो जाना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है भाई कि आपकी स्ट्रीम चलती रहती है और रिकॉर्डिंग आपके वहीं पर रुक गई रहती है, तो आपने भले पढ़ा दिया हो 2 घंटे, लेकिन आपकी जो स्ट्रीम है वो तो केवल आधे घंटे की ही आई है, तो आधे घंटे की स्ट्रीम आपकी अपलोड हो जाएगी, फिर आपको पूरी दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने उसमें मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में किया था। तो ये सारी गलतियां ना हो, इसीलिए मैंने द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है आसपास, इसलिए भी मुझे ऐसा करना पड़ा। तो ये राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिए, और मैं एक बार ट्राई करूँगा लाइव की, अगर लाइव हो पाएगा तो हो पाएगा, वरना डियर डिपार्टेड जो आपका लास्ट लेक्चर है आपकी इंग्लिश का वो भी मैंने तैयार कर लिया है, उसको मैं आपको शाम तक दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी इंग्लिश ख़त्म हो रही होगी, उसके बाद हम लोग, और एक और अच्छी बात है कि उसके बाद हमको जहाँ पढ़ना है वो सारी वीडियोस को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, यानी अब आपको केवल वीडियो धड़ाधड़ देनी ही है, ठीक है, आपको रुकना नहीं है। तो अगली बार इसके बाद जो होगा वो भी वीडियो अपलोड कर लिया है, 2-3 वीडियो इसके बाद की मैंने रिकॉर्ड कर ली है, उसको आपको बस अपलोड ही कर देना है, तो आपका सारा काम हो जाएगा। खैर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। जो चैप्टर है वो है बेसिकली एक पोयम जो कि कहती है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, यानी ये बेसिकली क्या है। और सबसे पहले बता दूं भाई कि ये जो पोयम है, ये पोयम का नाम राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की जगह आप कंट्रोवर्सी पोयम रख देंगे तब भी कोई गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी इस पोयम में हुई है उतनी कंट्रोवर्सी किसी पोयम में हुई ही नहीं है ना। मैंने अभी तक जितनी भी इसके बारे में कलेक्शन किया, मुझे जितना ज्ञान नहीं मिला उससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी मिली है इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो इसके नाम में ही कंट्रोवर्सी है। खैर आपको लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे समझ में ही ना है, तो समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको कौन क्या कह रहा है सब बताऊंगा, और मुझे क्या लगता है यही बताऊंगा। तो जैसे बात करूं कि द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की, तो इसका जो हेडिंग है, इसकी जो बेसिकली आप कह सकते हैं जो ऊपर का हेडिंग है, इसकी जो मेन पोयम का नाम है, इसी में ही एक सबसे बड़ी आर्गूमेंट छुपी हुई है। कोई कहता है कि ये जो वर्ड राइम है, इस राइम के 2 अर्थ हैं, मतलब 2 अर्थ हैं नहीं, जिन्होंने लिखा होगा कॉलरिज साहब ने जब लिखा इसको तो उन्होंने तो बड़ा सोच समझ के ही लिखा, लेकिन चूंकि पता नहीं वो बता कर नहीं गए कि लोग ने पढ़ा नहीं। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है इसमें लोग इस शब्द के 2 अर्थ बताते हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया है। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है ये भी मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस वाली वीडियो में बताया था, चैनल पर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और पोएटिक डिवाइस यहाँ पर अगर बताऊँ तो इतना आप समझ लीजिए कि चूँकि पोएट है उसको भाई उसको तो पोयम बनानी है, तो राइम बैठाने के लिए आपको अच्छा लगवाने के लिए पोएट के पास एक तरह की आप कह सकते हैं लाइसेंस होता है। बेसिकली कोई कागज़ में लिखा हुआ लाइसेंस नहीं है, एक तरह की छूट दी जाती है। क्या छूट?
ऐसी छूट कि अगर उसको चाहता है कि मैं राइम बैठा ले जाऊँ, तो सोचता है कि मुझे अच्छी लगी मेरी पोयम, तो इसके लिए वो ग्रामर के साथ और स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ वो थोड़ा सा हेरा फेरी कर सकता है। तो कोई कोई कहते हैं कि यहाँ पर एस टी कॉलेज साहब ने राइम के साथ क्या कर दी, हेरा फेरी कर दी। ये वास्तव में जो वर्ड है ये वास्तव में था राइम, RHYME, ये तो वास्तव में राइम था, लेकिन अपनी पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करते हुए इन्होंने इसको राइम लिख दिया। तो अगर इस वाली की बात करें तो इसका मतलब होगा कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, किसी पुराने, मैरिनर का अर्थ क्या होता है, मैरिनर का अर्थ आप कह सकते हैं कि समुद्री यात्री। तो किसी पुराने समुद्री यात्री की एक कहानी है, समुद्री यात्री की एक गाथा है, कुछ तो ये कहते हैं, ठीक है। समुद्री यात्री की ये गाथा है, समुद्री यात्री के द्वारा सुनाई गई कोई पोयम है, कोई राइम है। और दूसरे लोग कोई कहते हैं कि यहाँ पर राइम का अर्थ ये वाला राइम नहीं है, यहाँ पर राइम का जो डायरेक्ट मीनिंग है वो है। तो राइम का डायरेक्ट मीनिंग होता है कहीं किसी जगह पर जम जाएगा आइस, बर्फ़ जम जाए तो उसको आप राइम कहते हैं। तो चूँकि ये जो आपकी वो है क्या नाम पोयम है, ये बेसिकली अराउंड रिवॉल्व करती है किसके, एक अंटार्कटिका के क्षेत्र की। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा भी कि जो पोयम है बेसिकली अंटार्कटिका के क्षेत्र की बात करती है, यानी यहाँ पर जो हमारे एंशिएंट मैरिनर हैं जाकर अंटार्कटिका में मतलब फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये पोयम चूँकि अंटार्कटिका की बात कर रही है, और ये अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहाँ पर धकाधक भाई खूब सारा वही रहता है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। तो इसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो कुछ कहते हैं यहाँ पर राइम का अर्थ है आइस, है ना। तो यानी कि मतलब किसी एंशिएंट मैरिनर की आइस से रिलेटेड कहानी यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये दो चीज़ इसके लिए बताते हैं। अब इसके बाद मेरे हिसाब से हमको क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले ऑथर का स्केच ले लेना चाहिए, यानी ऑथर कौन है, एस टी कॉलेज साहब के बारे में जान लेना चाहिए। उसके बाद अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए, और जो पोयम है और इसकी समरी है इसके बारे में भी एक दिक्कत हो गई है मेरी तरफ से। कहेगा भाई दिक्कत ही दिक्कत है, इसको दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत ये है कि जो पोयम है मेरे पास, मैंने जहाँ जहाँ पर ये पोयम देखी, ये पोयम मुझे लग रही है कि हमारे यहाँ जो पोयम है या तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का कोई दूसरा पार्ट है, या फिर ये हमारे जो प्रकाशक हैं इन्होंने अलग ही छाप दिया है अपनी तरफ से। क्योंकि ये जो पोयम है और इसकी समरी है, मतलब पोयम जो है उसकी समरी सही है, लेकिन जो पोयम है ये एक्चुअल पोयम से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। जो पोयम है उसमें बात तो वही बताई जा रही है जो कि आपको इस पोयम में बताई जाएगी, लेकिन पोयम आपकी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है असली वाली पोयम से। तो अगर किसी को पता हो, अगर कोर्स ए का कोई बच्चा हो, उसे पता हो कि ये क्या है भाई, क्या हाल चाल चल रहा है, तो उसको वो मुझे बता सकता है कि कैसी पोयम है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और मुझे लगता है असली पोयम से यहाँ पर नाता तोड़ लिया है इन्होंने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फिगर ऑफ स्पीच और रेफरेंसेस को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो लिटरेरी डिवाइस वाली वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। तो पहले मैं ऑथर के बारे में बता देता हूँ, फिर इंट्रोडक्शन, और फिर इस पोयम और समरी से पहले मैं आपको खुद की समरी दे दूँगा, यानी खुद मैं आपको बता दूँगा पोयम, मतलब ये जो कहानी है वास्तव में चल क्या रही है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कहानी है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी इसके एंडिंग में भी है। तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको खुद से इसकी सारी एंडिंग बता दूंगा और आपको पूरी पोयम समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी से इस पोयम को समझ लेंगे, इस पोयम को पढ़ लेंगे। अब बात करूँ सैमुअल टेलर कॉलरिज की या फिर एसटी कॉलरिज साहब की, तो ये कौन है, इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1772 को। कहाँ पर भाई, यूके जो देश है उसके डेवनशियर में ऑट्री एसटी मैरी में, ठीक है। और इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1834 को हो गई थी, ठीक है। इसके बाद ही वाज एन इंग्लिश पोएट, कौन थे, इंग्लिश के पोएट थे, अब भाई इंग्लिश के होंगे ही। लिटरेरी क्रिटिक थे, लिटरेरी क्रिटिक यानी अपने लिटरेचर की मदद से व्यंग्य लिखा करते थे। क्रिटिक यानी आलोचक या व्यंग्य आप कह सकते हैं, मतलब व्यंग्य तो लिखने की कला है, इनको आप आलोचक कह सकते हैं। ये क्या थे भैया, आलोचक थे, ये आलोचनाएँ लिखा करते थे, व्यंग्य लिखा करते थे, ठीक है, आलोचक थे, ठीक है। अब कह रहे हैं एंड फिलोसफर, और फिलोसफर भी थे, यानी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें किया करते थे। हु विद हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ को भी आप जानते होंगे। तो ये इन्होंने क्या किया था, अपने दोस्त जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके साथ मिलकर जो रोमांटिक मूवमेंट चल रहा था इंग्लैंड में, उसके फाउंडर थे, यानी इन दोनों ने मिलकर रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अब रोमांटिक मूवमेंट में रोमांस नहीं होता था जो तुम सोच रहे हो। रोमांटिक मूवमेंट यानी एक तरह का ऐसा मूवमेंट जहाँ पर ये लोग अपने लिटरेचर का, अपने हिस्ट्री का, अपने कलाओं का यूज़ कर मूवमेंट कर रहे थे, उसको आप रोमांटिक मूवमेंट कहते हैं। ये नहीं भाई कि सब लोग अपनी पत्नियाँ लेकर आ गए थे, रोमांस कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है।
तो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की बात करूं तो ये जो पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इसकी बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज़ द लॉन्गेस्ट मेजर पोएम बाय द इंग्लिश पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने जितने भी पोएम लिखी हैं इनमें सबसे बड़ी पोएम जो इनकी है ये है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और यही एकमात्र ऐसी पोएम है जिसको लिखने के बाद ये फेमस ही हो गए। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कि लोग कुछ भी करे फेमस नहीं होता, और उन्होंने कोई एक गलती कर दी या फिर कोई एक अच्छा काम कर दिया उसी के बाद वो फेमस हो गए, है ना। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखते हैं कि जो हमारे सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, इन्होंने कई सारी पोएम लिखी, लेकिन इन्होंने एक राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर नाम की एक ऐसी पोएम लिख दी जिसने इनको फेमस बना लिया। अब कह रहा है कि ये पोएम कब लिखी गई थी, 1797 से 1798 तक लिखी गई थी, और 1798 में इसको पब्लिश भी कर दिया गया था, और फर्स्ट एडिशन इसका लिरिकल बैलेड के रूप में आ गया था। लिरिकल बैलेड यानी एक ऐसा बैलेड का तो क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ पोएम जिसमें आप लोग क्या कर सकें, स्टोरी बता सके किसी की, स्टोरी टेलिंग पोएम आप कह सकते हैं। यानी एक ऐसा पोएम, स्टोरी टेलिंग पोएम यानी कोई ऐसी पोएम जिसके अंदर क्या हो, जिसको आप पढ़े ना तो एक स्टोरी की तरह आपको लगे, पूरी ऐसा लग रहा हो स्टोरी चल रही है, तो उसको आप बैलेड कहते हैं। और ऐसी स्टोरी टेलिंग पोएम जिसको गाया भी जा सके उसको आप लिरिकल बैलेड कहते हैं। तो ये एक लिरिकल बैलेड है। नीचे बता भी रहे हैं कि बैलेड नरेटिव स्टोरी एंड ऑल्सो इंक्लूड आर्केइक वर्ड्स एंड स्पेलिंग। बैलेड इनके हिसाब से क्या है, एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनाया जा सके, एकदम स्टोरी की तरह चल रही हो पोएम, उसको आप बैलेड कहते हैं। और साथ ही साथ इस वाली जो स्पेशल ये जो बैलेड है इसके अंदर आर्कैइक वर्ड्स का यूज़ किया गया है, वर्ड्स एंड स्पेलिंग, ठीक है। तो आर्कैइक क्या है भाई, आर्कैइक बेसिकली है ओल्ड इंग्लिश के वर्ड। पुरानी जो इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश जो थी, पुरानी जो इंग्लिश थी, उस समय जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता था उन वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यानी आप पहले ही सचेत कर दिया जा रहा है कि इसकी जो वर्ड मीनिंग है इसको अगर आप याद कर रहे हैं तो केवल अपने पेपर में लिखने के लिए याद करिए, आप कहीं पर खड़े होकर इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा है, ठीक है। जैसे आपने कुछ वर्ड देखे होंगे, जैसे पहले हाउस वाइफ चलता था। जैसे अगर आप में से कई सारी लोगों की जो माताएं हैं वो काम करने नहीं जाती, घर पर ही रहती हैं ना, घर का ही काम करती हैं, तो उनको पहले हाउस वाइफ कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसको हटा दिया जा रहा है, अब हाउस मेकर वर्ड आ गया है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो हाउस वाइफ है वो ओल्ड इंग्लिश में जा रहा है, अभी नहीं गया है लेकिन धीरे धीरे चला जाएगा। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो वर्ड था आपका, हाँ, जैसे आप फ्यूचर टेंस में देखते हैं कि विल और शैल का बड़ा कंट्रोवर्सी रहती थी। अगर आप लोग क्या कर दें, पहले अगर जैसे आई और वी के साथ मतलब मैं और हम के साथ आपको शैल ही लगाना रहता था, और सबके साथ आपको विल लगाना रहता था, है ना। तो पहले इससे बड़ी दिक्कत रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो इंग्लिश है उसमें अगर आप लोग आई के साथ विल लगा दें, वी विल के साथ लगा दें, वी के साथ विल लगा दें, तब कोई दिक्कत नहीं होती, आदमी अपना समझ लेता है, आदमी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। यानी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि शैल का जो यूज़ है ये भी पीछे जा रहा है। हालांकि अभी ग्रामर को अगर आप चेक करेंगे तो आपका टीचर जो है वो भले गलत कर दे, लेकिन अगर आप कैजुअली इंग्लिश में इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप आई के साथ विल या वी के साथ विल का यूज़ कर देते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। और मैं आपको बताऊं कि भाई आजकल जो इंग्लिश चल रही है, जो हमारे यंग यूथ जो इंग्लिश बोल रहे हैं, इनकी इंग्लिश ऐसे ही है। इन्होंने जो इंग्लिश है ये बर्बादी करते जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं ना, केवल वर्ड मीनिंग का यूज़ कर रहे हैं ये केवल वर्ड मीनिंग का यूज़ कर रहे हैं, और जो मेन ग्रामर था उसको अभी धीरे धीरे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सारा जो ग्रामेटिकल चीज़ थी वो अब हटने वाली है, धीरे धीरे सारी ग्रामेटिकल चीज़ जो थी इंग्लिश में वो सफाई होने वाली है, उसकी साफ़ सफाई होने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि कुछ आर्कैइक वर्ड्स हैं, कुछ ओल्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर हाउस मेकर हाउस वाइफ वाली कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ पर दाऊदी दाई दाइन वाली वो है, दाऊदी दाई इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेशली आपको बता ही देता हूं। साथ ही साथ आप एक बार इसको देख लीजिए कि इसके अंदर इंटेंस डिस्क्रिप्शन है, यानी बड़ा गहरा डिस्क्रिप्शन है, डीप डिस्क्रिप्शन है, इम्पॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। साथ ही साथ इमोशनल फोर्सेस में आपको इमोशनल मतलब पूरा आपको इमोशनली इससे जुड़ जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं। अब बात करूं आप हमारे आर्कैइक वर्ड्स की बात करूं तो आर्कैइक इंग्लिश में चल क्या रहा है भाई, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि मतलब ये बात बताना आपको जरूरी है, ठीक है। आर्कैइक इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए।
इसके अंदर आप देखते हैं जैसे हम लोग जब लिखते हैं किसी भी वर्ड को, है ना, वर्ड यानी मतलब जब भी हम लोग उसको लिख रहे होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हम लोग करते क्या है कि हम लोगों ने लिखा, मान लीजिए आई, ऐसे लिखते हैं आई, और आई, मी, माई, माइन, ठीक है, आई, मी, माई, माइन लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यू, यू, योर, योर्स, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना। तो इसमें हुआ क्या कि अब जो है, जैसे हम आपको बताएं कि अभी मैं तुमको अगर आप कहूँ, मतलब जो मतलब सेकंड पर्सन है उसको हिंदी में 3 तरह से कहा जाता है। उसको आप भी कह सकते हैं, उसको तुम भी कह सकते हैं, उसको तू भी कह सकते हैं, है ना। जैसे आप संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत के अंदर आप देखेंगे कि उसमें आप त्वम भी कह सकते हैं और भवाम भी कह सकते हैं, भवत कह सकते हैं, समझ रहे हैं। मतलब वहाँ पर इज्जत देने के लिए अलग वर्ड था और इज्जत हटाने के लिए अलग वर्ड था। जैसे अगर अगर मान लीजिए आप 15 साल के हैं, ठीक है, तो अब आप देखिए, अब तीनों मतलब आप बात कर रहे हैं दूसरे पर्सन से ही, लेकिन उससे तीनों से बात करने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? अब 15 साल के हैं और अगर मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी 60 साल के आदमी से, तो 60 साल के आदमी से जब आप बात करेंगे तब आप उसको क्या कहेंगे? तब आप उसको आप कहेंगे, आप कहेंगे, ठीक है, तब आप कहेंगे। अब मुझे थोड़ी पता है भाई तुम कितनी उम्र के हो, तो वरना इसलिए तुमको भी आप कहना पड़ता है ना। अब मान लो तुम 15 साल के हो और तुम भी बात कर रहे हो 14, 15, 16 साल के लड़के से, मान लो 15 साल के लड़के से बात कर रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? तो तुम कहोगे तुम, है ना, तब तुम कहोगे। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? तुम कहेंगे। उसके बाद मान लीजिए आप है 15 साल के और बात कर रहे हैं किसी 6 साल के लौंडे से, तब आप तो डायरेक्ट तू कहेंगे ना, तू कहेंगे ना। यानी बात आप हर जगह सेकंड पर्सन से ही कर रहे हैं, लेकिन उम्र जैसे जैसे बदल रही है उसी तरह से आप इज्जत देने के लिए वर्ड्स ले रहे हैं, इज्जत हटाने के लिए भी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से संस्कृत में भी त्वम का यूज़ किया जाता था और भवाम का यूज़ किया जाता था। अगर आपको इज्जत अपने छोटे से बात करनी है, बराबर की उम्र से बात करनी है, तो त्वम का यूज़ कर लिया जाता था, और वैसे में भवाम का यूज़ कर लिया जाता था इज्जत देने के लिए। लेकिन हिंदी और संस्कृत में बचा हुआ है अभी भी। लेकिन इंग्लिश में क्या हुआ? इंग्लिश में पहले जब आप कहने के लिए, तुम कहने के लिए, आप कहने के लिए, तुम कहने के लिए पहले यू का यूज़ किया जाता था, और तू कहने के लिए दाऊ, दी, दाई, दाइन का यूज़ किया जाता था, ठीक है, दाऊ, दी, दाई, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाता था, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह के पहले, मतलब यहाँ पर यू का अर्थ क्या था? यू का अर्थ था इंग्लिश में पहले आप या तुम। आप या तुम कहने के लिए हम लोग पहले यू का यूज़ करते थे, और तू कहने के लिए, तुम्हारा कहने नहीं, तू जैसे जैसे यू हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा, आप हो गया, आपसे हो गया, आपको हो गया, तो आप यू का यूज़ करते, तुम, तुम्हारा, तुमको, तब आप यू का यूज़ करते थे। लेकिन तू, तेरा, तुझसे, तेरे लिए, समझ रहे हो, इस सारे वर्ड्स का जहाँ पर ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता था, वहाँ पर आप दाऊदी दाई दाइन का यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे इंग्लिश बोलने वालों को ग्रामर अच्छी नहीं लगी, जब उन्हें ग्रामर पढ़ने का मन नहीं किया, तब उन्होंने धीरे धीरे दाऊदी दाई दाइन को हटा दिया, और अब यू, केवल यू का ही यूज़ हम लोग हर जगह कर रहे होते हैं। अब केवल यू का ही यूज़ हम लोग टोटल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दाऊदी दाई दाइन था वो आर्केइक वर्ड्स के अंदर आता है, लेकिन जो आपकी पोयम है इसके अंदर आप देखते हैं कि इसका टोटल यूज़ किया गया है दाऊदी दाई दाइन का। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हमारा एंशिएंट मैरिनर उन 3 ट्रैवलर्स को रोक लेता है, तब आप देखते हैं कि ये यूज़ कर रहे होते हैं ट्रैवलर उसके लिए दाऊ, तुम्हारे जैसे तेरा वेरा बोलने के लिए। अब आगे बात करें इस पोएम की तारीफ के लिए, तो आप कह सकते हैं द पोएम इज़ रिटन इन रोमांटिक स्टाइल। रोमांटिक स्टाइल यानी फिर से यहाँ पर रोमांटिक वाली वो नहीं है, रोमांटिक यहाँ पर रोमांटिक का अर्थ है कि जो लिटरेचर यानी जो आर्ट था उसके हिसाब से इसको लिखा गया है, फुल आर्ट का यूज़ किया गया है, पुरानी आर्ट का यूज़ किया गया है इसको लिखने के लिए। प्रोटैगनिस्ट कौन है भाई? प्रोटैगनिस्ट आपको मैंने पहले चैप्टर से इंग्लिश के जो हमने वो पढ़ा था, लेटर टू गॉड, वहाँ से मैंने आपको प्रोटैगनिस्ट का मतलब बताया है, तो यहाँ पर ही बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट का अर्थ होता है सेंट्रल कैरेक्टर, यानी जो आपको बेसिकली स्टोरी को सुना रहा होता है या फिर आपकी स्टोरी में थ्रू आउट द स्टोरी काम कर रहा होता है, उसको आप उसको आप कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, वही आपको स्टोरी सुना भी रहा है। तो कौन है प्रोटैगनिस्ट? कौन स्टोरी सुना रहा है? आपको सुना रहा है द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। आप देखते हैं कि एंशिएंट मैरिनर आपको पूरी स्टोरी सुना रहा होगा। अब
इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल पोएम रिटन बाई एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने जितनी भी क्लासिकल पोएम लिखी हैं उन सभी पोएम में सबसे बेस्ट पोएम ये है। या फिर आप कह सकते हैं कि इसी पोएम ने क्या किया, एस.टी. कॉलरिज को बेस्ट पोएट बना दिया। अब द पोएम इज़ फुल ऑफ इमेजिनेशन, फैंटेसी एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट। ये आपको एक तरह से वार्निंग दे दी गई है कि ये जो पोएम है इमेजिनेशन से भरी हुई है, फैंटेसी से भरी हुई है और सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी हुई है। सुपर नेचुरल एलिमेंट यानी वर्चुअल एलिमेंट आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगेगा हाँ यार ये तो झूठ है यार, ये होती ही नहीं है दुनिया में, ऐसी चीज़ों से भरी हुई है। जैसे आप स्टोरी के अंदर देखते हैं कि यूज़ किया गया है, परियों की बात की जाती है, भूतों की बात की जाती है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेकिन चूंकि आपको आनंद आए इसीलिए ऐसा किया गया है। अब द पोएट ट्राइज टू हाईलाइट द क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ सिन। 2-3 चीज़ें हैं। ये जो पोएम को आप पढ़ते हैं तो आपको देखते हैं कि यहाँ पर जो पाप, सिन यानी होता है पाप, यानी पाप के लिए जो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है वो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट के लिए भी क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। और रिडम्पशन यानी एक स्पेशल टाइप का पाप जो कि केवल भगवान दे, सिन फ्रॉम गॉड या फिर सिन गिवन बाई गॉड, ठीक है। तो भगवान जो पाप दे उसको आप लोग रिडम्पशन कहते हैं। थ्रू द स्टोरी ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मैरिनर जो आपको स्टोरी सुनाएगा, मतलब वो आपको नहीं सुनाएगा, वो सुनाएगा एक ट्रैवलर को, लेकिन आप भी सुन रहे होंगे। तो जो स्टोरी सुनाएगा उस पूरी स्टोरी में आप देखते हैं कि वहाँ पर जब पाप की बात आएगी तो क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से पाप की बात की गई है उसकी बात होगी, पनिशमेंट भी क्रिश्चियनिटी के अनुसार होगी, और भगवान जो पाप देते हैं उस रिडम्पशन की भी बात हो रही होगी। यानी हम लोग अक्सर देखते नहीं है भाई कि ऐसा मत कर भगवान पाप देंगे, है ना, तो वो वाली बात है यहाँ पर। एक एस.टी. कॉलरिज की ये वाक्यांश है, इसको भी आपको बता दूँ तो पोएट्री गिव्स मोर प्लीजर व्हेन ओनली जनरली एंड नॉट परफेक्टली अंडरस्टूड। अपनी इसी पोएम की ओर पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि पोएट्री आपको ज़्यादा खुशी देती है कब, जब आप उसको जनरली पढ़ रहे हो और परफेक्टली ना समझे उसको। यानी जब आप लोग पोएट्री की एक एक वर्ड्स की मीनिंग निकालने लगेंगे, पोएट्री के एक एक वर्ड्स को समझने लगेंगे, तब आपको पोएट्री शायद उतनी अच्छी ना लगे जितनी अच्छी आप जनरली उसको पढ़ेंगे तब आपको लगेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ कहने के बाद हमारे जो एस.टी. कॉलरिज साहब हैं कहते हैं कि अब चलो बेटा स्टार्ट करो, आप अपनी पोएम को स्टार्ट करो, आप इस क्लास को स्टार्ट करो, आप मेरी पोएम को जिसका नाम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। लेकिन मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा कि रुक जाओ भाई, आपको तो पता ही है आपने जो पोएम लिखी है ना, आपने जो पोएम लिखी है इसमें जितने ज़्यादा ज्ञान नहीं है उससे ज़्यादा तो कंट्रोवर्सी है। तो मैंने कहा कि चलो एक बार अपने दोस्तों की मदद कर देता हूँ, चलो एक बार इनको समरी बता देता हूँ पूरी पोएम की, ठीक है। पूरी पोएम की समरी दे देता हूँ, पूरी पोएम के बारे में आपको बता देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो रही हो आपको ये पोएम समझने में। तो समरी की अगर बात करूँ तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो पोएम है ना ये स्टार्ट होती है बेसिकली जब 3 ट्रैवलर जा रहे होते हैं अपने दोस्त की शादी में, ठीक है। 3 ट्रैवलर हैं और अपनी दोस्त की शादी में जा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि तीनों ट्रैवलर खूब अच्छे से पहने हुए हैं कपड़ा। अब जब ये जा ही रहे होते हैं तभी इनमें से एक ट्रैवलर को रोक लेता है एक ऐसा आदमी जो कि बड़ा बूढ़ा सा है, बड़ा भूतिया लग रहा है और बड़ी उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है एकदम, जैसे आपने देखा होगा ना कहीं पर शहरों में भी ऐसे कहीं पर आपको भिखारी मिल जाएंगे, बिल्कुल दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई है, बाल वाल एकदम भरे हुए हैं उनके मुंह में। तो ऐसा एकदम भूतिया सा आदमी उसको दिख गया और उसने उसको रोक लिया। अब आप भी अगर जा रहे हैं और आपको भी ऐसा कोई रोक ले तब पहली बात तो आपकी पेशाब हो जाएगी, लेकिन उसकी पेशाब नहीं हुई। उसने कहा भाई मुझको जाने दो, लेकिन ये कह रहा है नहीं नहीं। इसने अपने पतले पतले हाथों से उसको पकड़ लिया। अब उसने उसको पकड़ लिया तब भी उस कह रहा है कि जाने दो भाई जाने दो। तब फिर ये जो मैरिनर है इसने उसको छोड़ तो दिया ट्रैवलर को, लेकिन कहते हैं कि अपनी आंखों से उसको देख लिया, ठीक है। अब इसकी आंखों से देखने के बाद भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी आती है। कोई कहते हैं कि ये जो मैरिनर था, जो बूढ़ा आदमी था, इसने अपनी आंखों से देखा। इन वे यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज समझाना चाहते हैं कि इसने उसको सम्मोहन कर लिया, इसने उसको हिप्नोटाइज कर लिया। इनके पास कोई हिप्नोटाइज करने की कोई विद्या थी, इससे उन्होंने उसको हिप्नोटाइज कर दिया। कोई ये कहते हैं, कोई कहते हैं कि इनकी आंखों में इतनी ग्लिटरिंग थी, इतनी चमक थी, जैसा आपकी पोएम में कहा भी गया है। तो
कहते हैं कि इनकी जो पोयम, इनकी जो आंखें थी इसमें इतनी चमक थी कि इस चमक को देखकर जो हमारा वो है ट्रैवलर है वो बिल्कुल फैसिनेट हो जाता है, बिल्कुल एकदम अट्रैक्ट हो जाता है इनसे, मैरिनर से। यहाँ तक तो कंट्रोवर्सी है, आपको जो मानना है मान लो। लेकिन इसके बाद ये कह रहे हैं कि चाहे जो होता है, लेकिन जब वो देख लेता है उसको, तो उसको देख लेने के बाद जो हमारा ये है, क्या नाम है इसका, अरे भूल गया इसका क्या नाम है भाई, हमारा जो वो है, अच्छा ब्राइटनेस वो बढ़ी कि नहीं, हाँ मुझे लगा, तभी तो कहूँ आपको कम कम कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि जो वो है हमारे, अरे क्या नाम है उसका, भूल गया हाँ, तो जो ट्रैवलर हैं वो आकर बुढ़े के पास बैठ जाता है, और पोएम में ऐसा जताया भी जाता है कि बिल्कुल बच्चे की तरह आकर बैठ जाता है। जैसे एक बच्चा अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर बैठ जाता है, वैसे ही वो भी आकर बैठ जाता है कहानी सुनने के लिए। जब वो उसके पास बैठ जाता है तब हमारा एंशिएंट मैरिनर उसको कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी सुनाता है तो कहता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं एक एंशिएंट मैरिनर था, मैं एक पुराने समय का समुद्री यात्री था, और मैं क्या करने जा रहा था, मैं अपनी पूरी टीम के साथ अपने जहाज़ को लेकर बड़ी यात्रा पर निकला, बड़े ट्रैवल पर निकला, बड़े वोयाज पर निकला। अब हुआ क्या कि कुछ दिन तक तो इनकी अच्छी से चली, बोट चली अच्छे से, मज़ा आ गया इनको। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि अचानक से इससे एकदम तूफान आने लगा। इनकी जो शिप थी वो इनके कंट्रोल से निकल गई, एकदम डगमगाने लगी, बिल्कुल लहरों के साथ जाने लगी, और समुद्री चक्रवात, मतलब समुद्र में ऐसा तूफान आया कि उसी से बहते बहते ये एक बर्फ़ के टुकड़े पर आकर रुक गई, जो कि था एंटार्क्टिका। ठीक है, अब आगे कहता है कि हम लोग देखे कि हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए भाई, कि अब तो भाई यहाँ पर अटक गए हैं, तूफान भी नहीं रुक रहा है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। इसी में देखते हैं कि कुछ दूर पर, मतलब कुछ ही देर बाद क्या होता है, एक एल्बाट्रॉस नाम का पक्षी आता है। एल्बाट्रॉस बेसिकली एक तरह का पक्षी है जिसको क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा ऐसे एक तरह से शुभ का प्रतीक माना जाता है। इट्स कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ फॉर्चुनेट, आप कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गायों को माना जाता है ना, उसी तरह से हाँ गायों को माना जाता है हिंदुइज्म में। तो इस तरह से एक एल्बाट्रॉस आकर बैठ गया इनके शिप पे। अब हुआ क्या कि जब एल्बाट्रॉस इनकी शिप पर आकर बैठ गया, तो जैसा सबने सोचा था वैसा ही हुआ। इनकी जो शिप थी वो बिल्कुल कंट्रोल में आ गई, और इनके सामने जो बड़ा पत्थर का टुकड़ा था वो भी हट गया। इनकी जो शिप थी वो बिल्कुल सही होने लगी। ठीक है, मतलब शिप इनके कंट्रोल में आ गई, शिप बिल्कुल, तूफान भी चला गया, सामने से पत्थर का टुकड़ा भी हट गया। अब ये आगे बढ़ने लगे। अब जब सब लोग बिल्कुल खुश हो गए भाई, ये तो भाई एल्बाट्रॉस जो है हमारा बिल्कुल दाता बनकर आया है, बिल्कुल भगवान बनकर आया है, तो सब इसकी बड़ी इज्जत करने लगे और एल्बाट्रॉस को बहुत सारा चीज़ खाने को दिया। अब जो ये खाने को देते थे, इसके जो क्रू मेंबर थे, इसके जो साथी थे हमारे एंशिएंट मैरिनर के, तो ये इसको खाने को देते थे एल्बाट्रॉस को। अब एल्बाट्रॉस को भी लगा भाई काम करने की क्या ज़रूरत है, कुछ करना थोड़ी है, बस मैंने आज देखा क्या, उसने भी मतलब देखा, बाद में उसने सोचा होगा कि भाई कुछ करना थोड़ी है, जाकर इनके छाती पर बैठ जाओ और पता नहीं क्या होता है, ये लोग आकर खाना देने लगते हैं। उसके बाद फिर ऐसा ही सोचकर जब इसने सोचा कि भाई बैंक में बस सिम कार्ड बैंक में बस अपना कार्ड डालना है, पैसे निकल आएंगे खुद ब खुद, तो ऐसा ही सोचकर जो हमारा एल्बाट्रॉस है उसकी आदत पड़ गई, वो रोज़ इनकी शिप पर आने लगा, रोज़ इनकी शिप पर आकर बैठता, ये बढ़िया आकर उसको खाना देते। क्यों, इनको भी ऐसा लगता था कि अगर ये हमारी शिप पर आकर नहीं बैठेगा तब हो सकता है हमारी शिप दोबारा से कंट्रोल से बाहर निकल जाए, और फिर हो सकता है इस बार तो हम मर ही जाएँ। और उसको भी लगता था भाई जब फ्री का खाना मिल रहा था बैठो। अब ऐसा इनका सबका चलते रहा बहुत दिन तक। जो एल्बाट्रॉस था वो इनकी शिप पर आकर बैठ जाता, और ये जो थे हमारे क्रू मेंबर इसको खाना देते रहते। दोनों की एक दूसरे से फंसी हुई थी, दोनों की एक दूसरे से काम था, एक दूसरे का अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग लगे हुए थे। अब इसी पे एंशिएंट मैरिनर जो है वो ट्रैवलर को बताता है, भाई लेकिन मुझसे एक दिन एक बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई, मैंने पता नहीं मुझे दिमाग में मेरे क्या आया कि मैंने अपनी क्रॉसबो उठाई। क्रॉसबो एक तरह का लकड़ी का होता है, आपने देखा भी होगा, उससे बट मतलब खींचने पर उससे वो निकलती है। अरे तूफान पिक्चर देखी है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी के पास होता है वो आया आया तूफान भागा भागा शैतान, वो जो तूफान पिक्चर है उसके अंदर आप देखना, तो जो अमिताभ बच्चन जी के पास होती है ना उसको क्रॉसबो कहते हैं। क्रॉसबो एक तरह का अगर आपको मैं बताऊँ
तो ये ऐसे मतलब कैसे रहता है, ऐसे रहता है एक, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर धागा लगा होता है और यहाँ से इस तरह से, मतलब ये तो धनुष लग रही है लेकिन यहाँ से एक तरह से ऐसे करके बना रहता है। तो इसमें अगर आप इधर इधर मैं आपको बताऊँ, इधर मान लीजिए आप ऐसे बटन दबाते हैं, सॉरी इधर नहीं भाई, इधर बीच में ऐसे बटन दबाएंगे ना, तब फिर ये जो क्रॉसें निकल जाती है, तो इसी को आप एक तरह से क्रॉसबो समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है, क्रॉसबो निकालता है और अपने क्रॉसबो से एल्बाट्रॉस को मार गिराता है। अब एल्बाट्रॉस मर जाता है। एल्बाट्रॉस जैसे मरता है तुरंत ही क्या होता है, तुरंत इसके साथी मेंबर सब आ जाते हैं और इसको एकदम श्राप देने लगते हैं, इसको एकदम डांटने लगते हैं, भाई तूने क्या किया, अब तो हमारी जो शिप है हमको मरने से कोई नहीं बचा सकता, हमारी शिप को कंट्रोल करने वाला, हमारी शिप को बैलेंस करने वाला ये जो एल्बाट्रॉस था इसको तो तूने मार डाला। अब लेकिन होता कुछ ये है कि कुछ ही देर में जो शिप है वो तो कंट्रोल में रहती ही है, बर्फ़ तो हटी ही रहती है, लेकिन कुछ ही देर में जो ऊपर मौसम बड़ा काला था, मौसम बड़ा गंभीर था, वो अब खुल गया, बिल्कुल इस सन निकल आया, बिल्कुल समुद्र बिल्कुल शांत हो गया, मतलब लहरें एकदम बंद हो गई और जो सन था वो बिल्कुल साफ साफ निकल आया। सब लोग इसके साथ ही दोबारा से खुश हो गए, भाई इसको गले लगाने लगे, भाई तूने तो मज़े ला दिए, तूने बहुत बढ़िया किया। यही एल्बाट्रॉस जो था यही हमारे यहाँ पाप की तरह बैठा हुआ था, इसी कारण समुद्र नहीं खुल रहा था, इसी कारण सूरज नहीं खुल रहा था, समुद्र नहीं रुक रहा था। अब इसको शाबाशी मिलने लगी। अब एक आध दो दिन ऐसे भी चला, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो समुद्र था वो अब रुक ही नहीं रहा है भाई, मतलब समुद्र जो है वो उसमें लहरें आ ही नहीं रही हैं, हवा चल ही नहीं रही है, सूरज जो है वो एकदम तप रहा है। अब इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो शिप थी वो जहाँ रुकी थी वहीं पर रुकी ही रह गई, शिप इनकी आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि जो बड़ी समुद्र की शिप होती हैं उनमें यही सिस्टम रहता है। मतलब आप आज तो शायद मोटर वोटर आ गए हैं, पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पर ऐसे अगर आपकी शिप है ऐसे करके, ऐसे आपकी अगर शिप है तो इस शिप के ऊपर मैं आपको बताऊँ तो इस तरह से ऐसे लगा होता था, मतलब ऐसा नहीं था, कैसे बताऊँ आपको, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे लगा होता था, ठीक है। और जब इस पर ऐसे हवा लगती थी तो ये क्या करता था, इसी हवा के हिसाब से मुड़ जाता था और सामने इनके पास ऐसे व्हील सा होता था, उसी को ये घुमाते रहते थे, ठीक है। इनके पास सामने ऐसे व्हील सा होता था कंट्रोलर के पास और इसी व्हील को घुमाता रहता था और घुमाते घुमाते अपनी शिप चल रही थी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि हमारे जो एंशिएंट मैरिनर थे, हवा मतलब धूप एकदम तपती हुई कि इनको प्यास भी खूब लग रही है, और उसके बाद फिर ना समुद्र में लहरें हैं तो उस लहरों से बहकर कहीं चले जाएँ और ना हवा चल रही है। सब इसको फिर बोलने लगे, भाई कि ये तूने क्या किया, अब तो हम और नहीं मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। अब सोच, समुद्र चारों ओर समुद्र, लेकिन पानी थोड़ी पी पाएंगे, इतना खारा पानी है समुद्र का कि गला इनका कट जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि यार अब तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग यहीं मरेंगे, मर के ख़त्म हो जाएंगे। फिर सब इसको पाप देने लगे और फिर धीरे धीरे यही होता है, सब लोग, समुद्र चलता नहीं है, सब लोग धीरे धीरे प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, धीरे धीरे उसको श्राप देते वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन मरते मरते क्या करते हैं, मरते मरते जो एंशिएंट मैरिनर है इसके गले में ऐसे क्रॉस लटका हुआ होता है। क्रिश्चियनिटी में एक बार होता है, क्रिश्चियनिटी की बात आएगी यहाँ पर। तो इस तरह से जो क्रिश्चियन है वो सब क्या करते हैं, ऐसे अपने गले में ऐसे क्रॉस पहने रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इसके क्रू मेंबर थे, इसके जो दोस्त थे, उन्होंने इसको हटाया क्रॉस को और इसके गले में उसी अल्बाट्रॉस की डेड बॉडी डाल दी। ना वे ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि ये जो पाप तूने किया है, ले इस पाप को अपने साथ रख, अब ये पाप तेरे साथ रहेगा। यानी इनको एक परमानेंट पाप देकर ये लोग मर गए, सभी लोग मर गए, ये बचा केवल। अब सब लोग मर गए, बहुत दिन तक चल रहा, अब सब लोग मतलब मर गए। अब ये बहुत हताश निराश हर जगह देख रहा है और इसको एकदम हेलुसिनेशन से हो रहे हैं, मतलब इसको समुद्र में भी आग लगती हुई दिख रही है, इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। अब कुछ दिन तक ऐसे चलते रहता है। अब ऐसे चलते चलते देखता है कुछ देर पर क्या कि एक शिप आ रही है, ठीक है। ये देखता है कि एक शिप आ रही है और जो शिप आ रही है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम चमकीली बिल्कुल डेकोरेटिव शिप है, बहुत ज़्यादा सजी हुई शिप है, ऐसा इसको दिख रहा है कि एक शिप आ रही है, बहुत डेकोरेटिव है, बहुत सजी हुई है। और ये तो बिल्कुल खुश हो गया और मतलब अब इसके अंदर जान बिल्कुल नहीं बची हुई थी। तो इस पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसके पास कुछ जान नहीं बची हुई थी, तो ये अपने हाथ को काटता है और काटने के बाद अपने खून को जब पीता है तब इसके अंदर थोड़ी सी जान आता है। इसका गला जो सूखा हुआ था तो उसमें थोड़ी जान आती है और तब ये चिल्ला कर बोलता है कि मदद करो मेरी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा ही करता है और फिर उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद फिर हाँ एक बात आपको ये भी बतानी है कि जो आपकी पहली वाली पोएम है ना, ये जहाँ पर इसको क्रॉसबो लटका कर सब मर गए, यहीं पर आपकी जो किताब की एंडिंग है, आपकी किताब यहीं पर एंड हो जाती है कि सब लोग इसको क्रॉसबो पहने और सब यहीं पर चले गए। अब इसके बाद फिर आप में से कई सारे लोगों का मन भरा नहीं होगा कि ना, कुछ कुछ लोग का मन भरा नहीं, यार कि ऐसे कैसे, अब इसके साथ होगा क्या, ये तो बीच समुद्र में फंसा रह गया। तो इसलिए कुछ कुछ लोग सेकंड एंडिंग भी इसकी बताते हैं। तो सेकंड एंडिंग में हम लोग कहाँ पहुँचे कि वो जो शिप है वो इनके पास आ रही है। अरे चिल्लाता है, गुहार लगाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको रियलाइज़ होता है कि भाई हवा चल नहीं रही है, समुद्र में लहरें हैं नहीं, तो ये शिप मेरे पास आ कैसे रही है, समझ रहे हो, बिना लहरों के बिना हवा के शिप मेरे पास आ कैसे रही है। तब इसके बाद फिर इसको बाद में तुरंत रियलाइज़ होता है, यानी ये कैसी शिप है, यानी कोई साधारण शिप नहीं है, ये तो भूतों की शिप है, ये तो घोस्ट शिप है, आप कह सकते हैं हॉन्टेड शिप है, जिसमें पक्का भूत होंगे। अब ये तुरंत ही रियलाइज़ करता है, लेकिन शिप इसकी तरफ आई जा रही थी। कुछ देर में इसने देखा कि उस शिप पर दो भूतनियाँ बैठी हुई हैं, और उसमें एक है डेथ, जो दूसरी एंडिंग बताते हुए कहते हैं, एक है डेथ और एक है लिव विद डेथ, ठीक है। एक थी डेथ और एक थी लिव विद डेथ, यानी एक थी मर जाएंगे और दूसरी थी मरेंगे नहीं, लेकिन ऐसा जिंदा रहते, जिंदा लाश की तरह रहेगा। और ये दोनों क्या थी, एक दूसरे के साथ ऐसे पासा खेल रही थी। तो कहती हैं कि जो मतलब एक दूसरे पासा फेंकती हैं और कहती हैं कि ये जो मरे हुए लोग हैं, जो इसके दोस्त हैं, ये किस में जाएंगे, और ये जो इसका एंशिएंट मैरिनर है ये किस में जाएगा। तो जब ये लोग ऐसे शर्त लगा कर पासा फेंकती हैं, तो जो इसके दोस्त से उसको डेथ जीत लेती है, जो भूतनी थी डेथ वो इसके दोस्त को जीत लेती है, और जो लिव विद डेथ थी वो एंशिएंट मैरिनर को जीत लेती है। यानी इसके जो दोस्त है वो परमानेंटली मर जाएंगे, और जो ये एंशिएंट मैरिनर ये जिएगा, लेकिन एकदम लाश की तरह जिएगा, एकदम बहुत ज़्यादा कष्टों के साथ जिएगा। तो इसको लिव विद डेथ ले लेती है। अब सब क्या होता है, इसके दोस्त इस हिसाब से मर जाते हैं, और जो होता है ये क्योंकि इसको लिव विद डेथ ने जीता था, इसलिए क्या करता रहता है, ये जिंदा रहता है हमेशा। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद क्या होता है कि अब ये बिल्कुल और परेशान हो जाता है। फिर ये देखता है कि कुछ परियां आ रही हैं, मतलब ये देखता है कुछ परियां आ रही हैं, और उन परियां जो हैं वो परियों ने इसका जो वो है हैंडल है इसके शिप की, उसको पकड़ लिया है और इसको लेकर जा रही है कहीं पर। और ये इतना थक गया था कि क्या हो जाता है, प्यास भूख से बेहोश हो जाता है वहाँ पर। अब इसके बीच में जब ये बेहोश हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको सपने में ऐसी आती हैं भूतनियाँ, फिर वो कहती हैं कि मतलब भूतने नहीं, कुछ भी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब इसके सारे दोस्त मर गए थे ये कैसे जिंदा रह गया। तो ये बताता है कि भाई मतलब दूसरे लोग बताते हैं कि इसके दोस्त को डेथ ने जीत लिया था, लेकिन इसको लिव विद डेथ ने जीत लिया था, इसलिए जिंदा है, इसलिए ये हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन बिल्कुल मरते हुए किसी हिसाब से जिंदा रहेगा, बड़े कष्टों के साथ जिंदा रहेगा। तब ये कहती है, तब फिर उसके बाद जब ऐसा हो जाता है, तब एंशिएंट मैरिनर की कुछ देर बाद होश खुलती है, और ये देखता है कि ये जो परियां हैं वो इसको लेकर कहाँ पर आ गई हैं, बीच पर आ गई हैं। बीच पर मतलब एकदम किनारे पर आ गई हैं, यानी एक छोटी सी सिप अगर ये पकड़ लेगा तब ये किनारे पर पहुँच जाएगा। अब इसके बाद होता क्या है कि फिर उसके बाद होता क्या है, जब ये शिप पर पहुँचता है, मतलब जो परियां हैं इसकी, ये इसको बिल्कुल किनारे पर ले आती हैं, और फिर उसके बाद जब ये किनारे पर पहुंच जाता है, तब ये देखता है कि जो इसके दोस्त थे वो तो उसमें थे, और ये क्या होता है, ये उतर कर वहीं पर नीचे एक शिप में आ जाता है, छोटी शिप में आ जाता है। यानी एक बड़ी शिप थी, अब इस शिप से उतर कर बोट में आ जाता है, ठीक है। अब ये शिप से उतर जाता है और एक बोट में पहुँच जाता है, शिप से उतर के बोट में आ गया। अब क्या होगा, अब जब ये बोट में आता है तो बोट के अंदर ये देखता है कि यहाँ पर बोट जो है ना, इस बोट के अंदर 3 लोग बैठे हैं। अब जब ये बोट में आ गया तो पहले अभी तक इसकी शिप थी, अब इसकी बोट हो गई। तो इस बोट के अंदर कौन है, 3 लोग हैं। एक है इसके बोट का ड्राइवर जो बोट को चला रहा है, ठीक है, बोट को चला रहा है, और एक इसके अंदर है एंशिएंट मैरिनर। कौन है भाई, एंशिएंट मैरिनर है इसके अंदर, एंशिएंट मैरिनर है। उसके साथ साथ कौन है, एंशिएंट मैरिनर के साथ बैठा है यहाँ पर एक हर्मिट, एक साधु। अब ये तीनों लोग जा रहे हैं, और फिर एंशिएंट मैरिनर सोचता है कि ये जो हर्मिट है इनका तो भगवान से बड़ा उठना बैठना रहता है, भगवान से इनका परिचय रहता है। अगर मैं इससे अगर मैं इससे आशा करूं
जिससे मैं प्रे करूं, प्रार्थना करूं कि तुम मेरा भगवान से कहकर कुछ पाप कम करा दो, मुझे जो जिंदा मुर्दा की तरह जिंदा रहना है इससे तो मुझे बचा लो, तो हो सकता है बचा ले। उसके बाद फिर जब ये ऐसा कहता है, जब इसको हर्मिट को पूरी कहानी सुनाता है, तब हर्मिट भी मतलब ये ना जानकर कि इसके साथ क्या हुआ है, डायरेक्ट समझ लेता है कि इतने दिन तक जो जिंदा रहा है वो तो ज़रूर एक भूत ही है, वो तो ज़रूर एक घोस्ट ही है। ऐसा सोचकर ये भी इसकी हेल्प नहीं करता है और यहीं पर आपकी जो दूसरी एंडिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब कुछ और लोग हैं वो तीसरी एंडिंग बताते हैं। तीसरी एंडिंग वो ये बताते हैं कि जब हर्मिट ने इसको हटा दिया तब ये बीच पर उतर आता है और ये जो एंशिएंट मैरिनर है ये क्या करता है, ये सबको इस तरह से बताता फिरता है, ये सबको अपनी कहानी सुनाता फिरता है। यानी सोचता है जैसे आप दुख, एक चीज़ है ना कि दुख आपको अगर आप सबको बांटते हैं तो बांटने से दुख कम हो जाता है, तो इसी तरह से ये भी करता है कि अपना जो कष्ट है इस कष्ट को, इस कहानी को सबको सुना सुना कर एंशिएंट मैरिनर इसको कम करता रहता है। और ये कहता है बाद में इस ट्रैवलर से कि मैं कभी मरूंगा नहीं। ट्रैवलर को लगता है इसका मतलब भूत है, तो कहता है नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी उतना जिंदा हूँ जितना जिंदा तुम हो, और मैं कभी मरूंगा नहीं, मतलब मरूंगा तो है ही, लेकिन ये जो मेरा जो कष्ट है ये मुझे ऐसे ही कम करते रहना पड़ेगा। सबको कहानी सुना सुना कर मैं अपना कष्ट को कम करता रहूँगा और ये कहानी में तब तक सबको सुनाता रहूँगा जब तक मैं मर ना जाऊँ, जब तक मेरी मुक्ति ना हो जाए। ऐसा ही कहकर ये हमारे ट्रैवलर को वापस भेज देता है और भेजते समय ये बात कहता है कि क्या करो कि इफ़ यू वांट्स टू लव गॉड देन लव एवरीथिंग अराउंड यू बिकॉज ऑल दिस थिंग आर मेड बाय गॉड। अगर तुम भगवान से प्यार करना चाहते हो तो तुम अपने आसपास बनी सभी चीज़ों से प्यार करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान की ही बनाई हुई हैं। तो इतना कहने के बाद आपकी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा बड़ी जो आपकी डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई है, यही आपका पूरा पोएम था। अब मेरे ख्याल से आपको जो पोएम है इसको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि एक बार मैंने लाइव स्ट्रीम की थी इसकी, तो उसमें मैंने सोचा था कि पहले पोएम पढ़ा दूंगा उसके बाद समरी बताऊंगा, लेकिन फिर होता नहीं है ना, आपको पोएम ही नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैंने पहले आपको समरी बता दी। अब पोएम को शुरू करूं तो यहाँ पर आता है सबसे पहले कि आई फियर दी, दी यानी तू, यू आप कह सकते हैं अब आज की इंग्लिश में, लेकिन इसका रियल मतलब उस समय क्या था, तू, यानी आई फियर दी एंशिएंट मैरिनर। अब एंशिएंट मैरिनर ने ट्रैवलर को रोक दिया, तो ट्रैवलर जो है एंशिएंट मैरिनर से कहता है हे एंशिएंट मैरिनर मैं तुझसे डरता हूँ। आई फियर दाई स्किनी हैंड, दाई यानी योर, दाई यानी योर, योर यानी तेरा, तेरे आप कह सकते हैं, है ना, हाथ एक तो है नहीं, हाथ तो दो है, तेरे हो जाएगा। स्किनी हैंड एंड दाऊ आर्ट लॉन्ग, दाऊ यानी अगेन यू, आर्ट लॉन्ग यानी आप कह सकते हैं जो बहुत लंबे समय तक चल रहा हो। एंड लैंक यानी पतला, लीन या थिन आप कह सकते हैं, लीन, ठीक है। एंड ब्राउन एज द रिब्ड सी सैंड, रिब्ड यानी सी सैंड यानी रिब्ड यानी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप धारीदार कह सकते हैं, धारीदार, ठीक है, आप समझिए। कहता है आई फियर दी एंशिएंट मैरिनर, आई फियर द स्किनी हैंड एंड दाउ आर्ट लॉन्ग एंड लैंक एंड ब्राउन एज द रिब्ड सी सैंड। कहता है कि हे एंशिएंट मैरिनर मैं तुझसे डरता हूँ, मैं तेरी स्किनी हाथों से डरता हूँ, मैं तेरे इस चमड़ीदार हाथों से डरता हूँ। एंड दाउ आर्ट लॉन्ग और तू, तुझसे डरता हूँ जो कि क्या है, जो बहुत लंबे समय से जिंदा है। एंड लैंक और बहुत पतला है, और ब्राउन है यानी इसके बाल और भौं सब बिल्कुल भूरे हैं। एज द रिब्ड सी सैंड और ऐसा लग रहा है तू, इतना तेरे शरीर पर झुर्रियाँ हैं जैसे किसी सी सैंड पर, जैसे आज समुद्र के किनारे जो सैंड होती है उस पर जिस तरह से झुर्रियाँ रहती हैं, उस पर जिस तरह से धारियाँ बनी रहती हैं, उस तरह से तेरे शरीर पर झुर्रियाँ हैं, तेरे शरीर पर धारियाँ हैं। समरी की बात करें तो कहते हैं कि द वेडिंग गेस्ट इज स्केयर्ड ऑफ एंशिएंट मैरिनर बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज अ घोस्ट बाय हिज लॉन्ग ब्राउन स्किनी हैंड। अब ये कहता है जो वेडिंग गेस्ट है वो क्या है, वो बहुत डरा हुआ है एंशिएंट मैरिनर से, क्योंकि उसको लगता है कि जो एंशिएंट मैरिनर है ये तो एक भूत है, और भूत के साथ साथ क्या है, ये इसके जो हाथ है बड़े लंबे हैं, भूरे हैं और बड़े पतले पतले बिल्कुल चमड़ीदार हैं। अब आगे कहता है कि आई फियर दाई ग्लिटरिंग एज आइज, मैं क्या करता हूँ, आई फियर दाई, दाई यानी अगेन योर,
मैं क्या करता हूँ, मैं तेरी ये जो तेरी चमकती हुई आंखें हैं इससे मैं बहुत डरता हूँ। योर, ठीक है। आई फियर दी, दी यानी अगेन तू, यू, आई फियर दी आर के एक वर्ड से, ठीक है। आई फियर दी एंड दाई ग्लिटरिंग आई एंड दाई स्किनी हैंड सो ब्राउन, ठीक है। अब ये कहता है कि मैं किससे डरता हूँ, मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुमसे डरता हूँ और तेरी इस चमकती हुई आंखों से डरता हूँ, तेरी ये जो चमड़ेदार हाथ हैं जो कि बड़े भूरे भूरे हैं इनसे भी डरता हूँ, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। फियर नॉट फियर, अब इसके बाद एंशिएंट मैरिनर जो है आंसर देता है, कहता है फियर नॉट, डरो मत, दाऊ वेडिंग गेस्ट, तुम जो तू वेडिंग गेस्ट है तू डर मत, दिस बॉडी ड्रॉप्ड नॉट डाउन, ये जो बॉडी है ये ड्रॉप्ड नॉट डाउन यानी स्टिल अलाइव, ये शरीर है ये अभी तक मृत्यु में गिरी नहीं है, स्टिल अलाइव है, यानी जो जैसे आप कहते हैं ना कि वो तो गिर गए भाई, गिर गए यानी ज़िंदगी से गिर गए यानी वो मर गए। ये तो मतलब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट अ घोस्ट, दिस बॉडी ड्रॉप्ड नॉट डाउन, ये जो शरीर है ये अभी तक गिरा नहीं है, शरीर जो है अभी तक जिंदा है, ऐसा बताना चाहता है ये। साथ ही साथ समरी की बात करें तो कह रहा है कि द वेडिंग गेस्ट सेज दैट ही फियर्स द एंशिएंट मैरिनर, हिज आईज, हिज स्किनी हैंड विच इज सो ब्राउन। अब ये कहते हैं कि जो वेडिंग गेस्ट है वो क्या कहता है, सबसे पहले तो इसे कहता है कि मैं तेरे हाथ आंखों से चमकती हुई आंखों से बहुत डरता हूँ, मैं तेरे इन स्किनी पतले पतले हाथों से बहुत डरता हूँ। देन द एंशिएंट मैरिनर रीअश्योर्स हिम दैट ही इज नॉट घोस्ट, रीअश्योर्स यानी अगेन कन्विंस करता है, उसको समझाता है। तो उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो हमारा एंशिएंट मैरिनर है वो क्या करता है, इसको समझाता है कि डरो मत, मैं एक भूत नहीं हूँ, ही वॉज द ओनली हु सर्वाइव्ड, कहता है लेकिन मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि उस समय जिंदा रह गया था, जो कि उस समय बच गया था। आप जब ये कहानी सुनाता है तो यही कहता हूँ ना कि ये जो पोयम है आपकी रियल पोयम नहीं है, ये पोयम बीच में आपको पूरा कुदा दी। अब अगर मैंने आपको समरी नहीं पढ़ाई होती तब आप उड़ गए होते बीच से कि भैया कहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो आप समझिए, तो ये कह रहा है अलोन अलोन ऑल अलोन, अकेला अकेला बिल्कुल अकेला, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी एंड नेवर अ सैंड टुक पिटी ऑन माई सोल इन एग्नी। आप क्या कह रहे हैं, वाइड वाइड सी एंड नेवर सैंड टुक पिटी, पिटी यानी दया, टुक पिटी यानी दया दिखाना, पिटी यानी दया, सोल इन एग्नी, एग्नी यानी आप कह सकते हैं पेन ऑफ डेथ, या फिर आप केवल पेन भी कह देंगे, तब भी कोई आपकी जान नहीं ले रहा है, तब भी कोई आपको मारेगा नहीं, ठीक है। अब कहता है कि अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी, इस मैं अकेला अकेला बिल्कुल अकेला था उस बड़े से समुद्र में, एंड नेवर अ सेंट टुक पिटी ऑन माई सोल इन एग्नी, और जब मैं किनारे पर पहुंचा तो जो संत था उसने भी मेरे इस दर्द से भरी हुई आत्मा में, इस मेरे दर्द से भरे हुए शरीर को कोई भी इस पर दया नहीं दिखाई। ही टेल्स हिम दैट ही इज ऑल अलोन इन द सी विद द घोस्ट ऑफ द डेड हॉन्टिंग हिम। अब कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है पोएम का, कह रहे हैं कि यहाँ पर एंशिएंट मैरिनर उसको बताता है ट्रैवलर को कि मैं उस बड़े से समुद्र में बिल्कुल अकेला था, जहाँ पर जो मेरे साथी मरे हुए थे मुझको डरा रहे थे भूत बनकर। ही विशेस दैट द स्पिरिट ऑफ द सेंट टेक पिटी ऑन वी हिम। उसके बाद आप देखते हैं कि ये आशा भी करता है, ये प्रार्थना भी करता है कि ये जो संतों की जो स्पिरिट है, संतों की जो मतलब संत क्या करें, मेरी आत्मा पर दया करें। The many men so beautiful, and they all did lie, and a thousand slimy things lived on, and so did I। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टैंजा। कहता है कि एंड थाउजेंड स्लिमी यानी होता है, स्लिमी यानी आप कह सकते हैं क्या, बहुत ज़्यादा जो खराब हो, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं घिनौनी हो, ठीक है, घिनौनी। अब ये क्या कहता है, घिनौनी, स्ट्रेंज भी आप कह सकते हैं अगर आपका मन करे तो, ठीक है। मन करेगा तभी कहना भाई, फालतू मत कहना, फालतू में कह रहे हो, फालतू मैं मारूँ तुमको, ठीक है, स्ट्रेंज, ठीक है। आप देखो, कह रहे द मैनी मैन सो ब्यूटीफुल, कह रहे वहाँ पर कई सारे लोग थे जो बहुत सुंदर भी थे, एंड दे ऑल डिड लाइक, और वो क्या कर गए, वो सारे मर गए, एंड अ थाउजेंड स्लिमी थिंग लिव्ड ऑन, और मतलब इतने सुंदर सुंदर लोग मर गए, लेकिन ये जो इतनी अच्छा सा मैं था, हाँ, जो इतना मतलब अच्छा करो, ये जो इतनी घिनौनी चीज़ें थी ये सब जिंदा रह गई, एंड सो डिड आई, और मैं भी जिंदा रह गया। अब यहाँ पर आप देखते हैं ऊपर एक वर्ड आया डिड लाई, है ना,
डिड लाई जो वर्ड है इसका बेसिकली कोई अर्थ नहीं है। इसका जो बेसिकली अर्थ है वो ये डिड आई की राइम देने के लिए यहाँ पर इसका डिड लाई का यूज़ किया गया है। तो डिड लाई का अपना कोई स्पेसिफिक कोई अर्थ नहीं है, डिड आई का अर्थ देने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अब ये कहते हैं कि जो समुद्र था उसमें बहुत सारे सुंदर लोग मर गए और वो सब मर गए मतलब एंड 1000 स्लिमिल, और मतलब इतने मतलब जो कुछ या फिर जो कई सारे सुंदर लोग थे वो तो मर गए, लेकिन जो हजारों हजारों घिनौनी और अजीब चीज़ें थीं वो जिंदा रह गई, और उन्हीं घिनौनी और अजीब चीज़ों में मैं भी था, मैं भी जिंदा रह गया। ही फील्स बैड दैट ऑल द गुड एंड ब्यूटीफुल मैन हैव डाइड। यहाँ पर एंशिएंट माइनर को ख़राब लगता है कि सभी अच्छे लोग और अच्छी चीज़ें मर गई, एंड स्टिल द स्लिमी थिंग दैट ही हिमसेल्फ स्टेड अलाइव, लेकिन फिर भी जो घिनौनी चीज़ें थी, जो स्ट्रेंज चीज़ें थी वो जिंदा रह गई, और उन्हीं चीज़ों में मैं भी था। अब कहता है कि आई लुक्ड अपॉन द रॉटिंग सी। अब क्या किया मैंने, क्या देखा, सड़ते हुए सी को देखा। आई एंड ड्रू माई आइज अवे, और मैंने अपनी आंखों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। आई लुक्ड अपॉन द रॉटिंग डेक, मैंने क्या देखा, डेक देखा, लकड़ी का आप ऐसा कह सकते हैं डेक होता है। तो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने सड़ते हुए डेक को भी देखा, एंड दियर द डेड मैन ले, जहाँ पर कौन थे, मतलब सड़ते हुए डेक किसको कह रहा है, अपने शिप को ही कह रहा है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि सड़ते हुए डेक को भी देखा जहाँ पर सभी लोग मरे पड़े थे। अब यहाँ पर आप देखते हैं 2 बार रॉटिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर रॉटिंग जो है, यहाँ पर रॉटिंग का अर्थ सड़ा नहीं है, समुद्र तो सड़ नहीं सकता भाई। तो यहाँ पर सड़ा का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, ही वाज अपसेट आप कह सकते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा अपसेट है इसीलिए ऐसा क्या लग रहा है, इसीलिए इसको ऐसा सारी चीज़ें खराब लग रही हैं, इसीलिए इसको सारी चीज़ें, समुद्र सड़ा हुआ लग रहा है और इसको सड़ा हुआ डेक लग रहा है अपना शिप। तो कहता है मैंने सबसे पहले क्या देखा, मैंने सबसे पहले देखा वो समुद्र जो कि बिल्कुल सड़ा हुआ था, और मैंने अपनी आंखों को और जब आगे बढ़ाया तो मैंने क्या देखा, जब मैंने अपनी आंखों को बढ़ाया तो मैंने देखा कि एक रॉटिंग डेक पड़ा हुआ है, एक सड़ता हुआ लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है, और लकड़ी का सामान एक्चुअल में है क्या, इसकी शिप ही है। लेकिन क्या हुआ है, एंड दे आर द डेड मैन लाइक, जहाँ पर मरे हुए जो लोग हैं वो मरे हुए पड़े हैं, इसीलिए इसको ऐसा डेक सा लग रहा है। कहते हैं कि ही लुक्ड अराउंड द सी बट देन गॉट अपसेट एंड ड्रू हिज आइज अवे। सबसे पहले इसने सी को देखा और चूंकि ये अपसेट हो गया इसलिए अपनी आंखों को हटा लिया। देन ही लुक्ड एट द डेक एंड सॉ दैट द डेड मैन ले देयर, और फिर उसके बाद इसने अपने डेक पर देखा जहाँ पर देखा कि कई सारे लोग मरे हुए पड़े हैं। आई लुक्ड टू हेवन एंड ट्राइड टू प्रे बट और एवर अ प्रेयर हैड गश्ड, a wicked whisper came and made my heart as dry as dust। यहाँ पर आप देखते हैं कि गश्ड का अर्थ क्या है भाई, गश्ड का अर्थ क्या है, डस्ट का ही राइम बनाने के लिए गश्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन गश्ड का यहाँ पर क्या अर्थ है, आप कह सकते हैं कि वो आप डिड नॉट वर्क आप कह सकते हैं। अभी सबका अर्थ भी बताऊंगा। डिड नॉट वर्क, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भाई, अब क्या कह रहे हो जी, तो ये कह रहा है कि आई लुक्ड टू हेवन एंड ट्राइड टू प्रे। अब इसके बाद मैंने स्वर्ग में देखा, ऊपर देखा और प्रार्थना करने की सोची, बट और अगर अ प्रेयर हैड गश्ड, लेकिन मैंने जो प्रार्थना की ये भी हार गई, ये भी कुछ काम नहीं की। अ विक्ड विस्पर केम एंड मेड माई हार्ट एज ड्राई एज डस्ट। एक विक्ड यानी शैतानी आप कह सकते हैं, हॉन्टेड, ठीक है। एक जो क्या थी, एक जो डरावनी आवाज़ थी, विस्पर यानी आप कह सकते हैं फुसफुसाहट, एक जो डरावनी फुसफुसाहट थी वो इसके कानों में आई, एंड मेड माई हार्ट एज ड्राई एज डस्ट, और उसको सुनते ही इसका जो दिल था वह इतना सूखा हो गया, इतना सूखा हो गया जानो धूल हो। यानी ये कह रहे हैं कि यह कहता है कि ही लुक्स अप टू हेवन, ये स्वर्ग की तरफ देखता है, प्रे टू सेव हिज सोल, और क्या करता है, ऐसा प्रार्थना करता है कि मुझे बचा लो, बट देन ही हियर्स एन एविल लाफ, लेकिन तभी क्या सुनता है, तब एक डरावनी हंसी सुनता है, लाइक अ डेविल दैट टेक्स अवे हिज एंथुसियाज्म फॉर फियर एंड स्केयर्स हिम, जो कि क्या थी, जो कि ऐसा लग रहा था कि कोई डेविल है, कोई शैतान है, जो कि क्या चाहता है, जो कि चाहता है कि मेरी क्या हो, मेरा जो एंथुसियाज्म, मेरा जो मोटिवेशन है कि हाँ भगवान मेरी मदद करेंगे, उसको मैं छोड़ दूँ, और मुझे डराने लगा, स्केयर से मुझे डराने लगा। कहता है आई क्लोज्ड माई लिड्स, ठीक है, मैंने क्या की, मैंने अपनी लिड्स को, लिड्स यानी आई लिड्स यानी आप केवल आई जान सकते हैं, मैंने अपनी लिड्स को पूरा बंद किया, एंड केप्ट देम क्लोज,
और उसे बंद ही रखा टिल द बॉल लाइक पल्सेस बीट फॉर द स्काई एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई लाइक अ लोड ऑन माई वियरी आई एंड द डेड वर एट माई फीट आई क्लोज माई लिड्स एंड केप्ट दम क्लोज टिल द बॉल्स लाइक पल्सेस बीट बॉल्स लाइक पल्सेस बीट यानी इसका जो दिल था वो धड़कने लगा। आप कह सकते हैं हार्ट बीट जो थी इसकी जो हार्ट बीट थी वो क्या हो गई जी, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। फॉर द स्काई एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई मतलब समुद्र और आकाश, आकाश और समुद्र यानी बीच में ये पड़ा है, जैसे ऊपर लल्ला नीचे धरती बीच में तेरा गुरु, वैसे ही यहाँ पर भी है कि ऊपर आसमान नीचे समुद्र, ऊपर आसमान नीचे समुद्र। ले लाइक अ लोड ऑन माई वियरी आई यानी टायर्ड या हैवी आई आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप टायर्ड ही कहेंगे, ठीक है, टायर्ड आई, थकी हुई आंखें। एंड द डेड वर एट माई फीट और जो मरे हुए थे मेरे चरणों में थे। अब कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों को बंद रखा और पूरा दबा कर एकदम बंद कर लिया, लेकिन कब, तब तक बंद रखा जब तक बॉल्स लाइक पल्सेस बीट, लेकिन जब तक मेरा जो दिल था वो बिल्कुल खूब तेज तेज धड़कने लगा तब तक मैंने अपनी आंखों को बंद ही रखा। फॉर द स्काई एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई, क्यों, क्योंकि ये जो समुद्र था, ये जो आसमान था, ये जो समुद्र था, ये ले लाइक अ लोड ऑन माई वेरियस आई, ये मेरे थकी मतलब थकान से भरी हुई आंखों पर एक लोड की तरह, एक भार की तरह पड़ा हुआ था। एंड द डेड वर एट माई आइज यानी मतलब जो मेरी आंखें थी उस पर ये समुद्र पड़ा हुआ था और मेरे जो पाँव थे इस पर ये मरे हुए लोग पड़े हुए थे, ये मेरे ऊपर एक लोड की तरह थे दोनों लोग। कहता है ही क्लोजेज हिज आइज एंड अवॉइड लुकिंग एट द ड्रेडफुल सीन अराउंड हिम, ये अपनी आंखों को बंद कर लेता है जिससे जो इसके आसपास भयानक सी चीज़ें हैं उसको ये हटा पाए, उसको ये इग्नोर कर सके। हिज आइज आर हर्ट बाई लुकिंग एट द सीन, अब इसकी जो, लेकिन जब इसकी आंखें थी खुलती हैं तभी बिल्कुल फिर से डर जाता है उसी सीन को देखकर कि सब लोग मरे हुए हैं। एंड द डेड बॉडीज वर एट हिज फीट, क्यों, क्योंकि जो लोग मरे हुए थे उन मरे हुए लोगों की डेड बॉडी तो इसके चरणों में थी, इसके पैरों में थी। द कोल्ड स्वेट मेल्टेड फ्रॉम दियर लिम्स यानी ऑर्गन्स, स्वेट यानी पसीना, आपको पता ही है, यानी इनकी जो शरीर थे इससे ठंडा ठंडा पसीना निकल रहा था। नॉर रॉट नॉर रीक एंड रॉट या रीक यानी आप कह सकते हैं कि स्मेल, बैड स्मेल आफ्टर डाई, यानी मर जाने के बाद आदमी को अगर दफन न किया जाए तो उसके शरीर से जो गंदी गंदी बदबू आने लगी है उसको आप रीक कह सकते हैं। द लुक विच दे लुक्ड ऑन मी हैड नेवर पास्ड अवे, अब कहता है कि भले इनके शरीर से ठंडी ठंडे पसीने निकल रहे थे, लेकिन इसका मतलब आपको ये नहीं जानना चाहिए, इसका मतलब आप ये मत जानिए कि ये बिल्कुल सड़ गए थे, इनके शरीर से बदबू आ रही थी। दे लुक विद विच दे लुक्ड ऑन मी, लेकिन जिस नज़र से उन्होंने उस समय मुझको देख रहे थे, उस समय मुझे देख रहे थे, हैड नेवर पास्ड अवे, वो कभी भी मेरे सामने से जा नहीं पाएगा, अभी तक मेरे दिल में वो जिस पाप, वो जिस श्राप से भरी हुई नज़र से मुझको देख रहे थे, यानी मरने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो इसको श्राप दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जिस श्राप भरी हुई नज़र से मुझको देख रहे थे वो अभी भी मेरी नज़रों से नहीं जा पाएगा, वो अभी भी मैं उससे बच नहीं पाऊंगा, मुझे अभी भी सताता है वो। He sees that the bodies of the dead sailors did not rot, but looked at him with the eyes that still cursed. ये देखता है कि जो मरे हुए लोग हैं उनकी बॉडी सड़ी नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पाप देती हुई नज़र से, बहुत ज़्यादा श्राप देती हुई नज़र से देखते हैं। अब इस श्राप का होगा क्या, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कॉलेज साहब कि अभी तो 1 घंटे नहीं यार, ठीक है, इस श्राप का क्या होगा इसके बारे में बताते हुए एस.टी. कॉलेज साहब कहते हैं, या फिर मतलब बेंसिन मैरिनर कहता है, और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टैंजा है भाई, बहुत फेवरेट स्टैंजा है, आप भी इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। कहते हैं कि एन ऑर्फन्स कर्स would drag to hell a spirit from on high, but oh, more horrible than that is the curse in a dead man's eyes. 7 days 7 nights I saw that curse and yet I could not die. कहता है कि अगर ऑर्फन यानी आप अनाथ कह सकते हैं, यानी एक ऐसा बच्चा जो कि जिसके कोई माता पिता नहीं है, जो कि अनाथ है, यानी एक अनाथ अगर आपको श्राप दे दे, एक अनाथ की नज़रों से अगर आपको श्राप मिल जाए
तो ड्रैग टू हेल आपको घसीट कर वो घसीट कर आपको कहाँ तक ले जा सकती है, घसीट कर आपको हेल तक ले जा सकती है, नर्क तक ले जा सकती है। आई स्पिरिट फ्रॉम ऑन हाई, ऊपर आसमान में बैठे जो भगवान हैं उनके आदेश के अनुसार आपको क्या किया जा सकता है, आपको अगर कोई अनाथ श्राप दे तो आपको उसका श्राप इतना ज़्यादा आपको लग सकता है कि आप को ढकेलते हुए नर्क तक ले जाएगा। बट ओ मोर हॉरिबल दैन दैट इज द कर्स इन अ डेड मैंस आई, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक, इससे भी ज़्यादा डरावना श्राप किसका है, इससे ज़्यादा डरावना श्राप उसका है जो श्राप एक मरे हुए आदमी की आंखों से आ रहा हो, जैसा कि इसके सभी दोस्त इसको दे रहे हैं। शुरुआत में इसके बारे में बताता है फैक्ट, इसके बाद ये इस पर क्रिटिसाइज करते हुए, इसको व्यंग करते हुए कहता है लेकिन मैंने 7 days 7 nights आई सॉ दैट कर्स, 7 दिन 7 रात मैंने उन श्राप को, उस अभिशाप को मैंने अपने आंखों से देखा। एंड डेट आई कुड नॉट डाई, लेकिन मैं अभी तक नहीं मरा। मतलब शुरुआत में कहते हैं कि अगर अनाथ कर दे, अनाथ आपको श्राप दे दे तो आपको बहुत ज़्यादा पाप मिलेगा, आप नर्क जा सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है एक मरे हुए आदमी की आंखों से दिया जा रहा हो श्राप। लेकिन मैंने 7 दिन 7 रात उस श्राप को देखा, लेकिन अभी तक मैं नहीं मरा। मतलब अपने आप को एक तरह से कहता भी है कि हाय मैं कितना बुरा आदमी हूँ, और साथ ही साथ क्रिटिसाइज भी करता है। द कर्स ऑफ डेड्स वर वर्स दैन दैट ऑफ द ऑर्फन्स, कहते हैं कि जो श्राप एक मरे हुए आदमी की आंखों से मिल रहा हो वो एक अनाथ की आंखों से दिया गया श्राप से ज़्यादा भयानक है, ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा बेकार है। बट दिस इज़ अ बैड इंडिकेशन बिकॉज द कर्स ऑफ एन ऑर्फन को ड्रैग टू स्पिरिट डाउन टू हेल, लेकिन एक बैड इंडिकेशन है कि जबकि एक अनाथ द्वारा दिया गया श्राप है वो एक आदमी की आत्मा को नर्क तक ले जा सकता है। फॉर 1 whole week ही हैड टू सी दैट कर्स, पूरे एक हफ्ते, 7 दिन 7 रात पूरे एक हफ्ते मेरे एंशिएंट मैरिनर को देखना पड़ा उससे भी ज़्यादा भयानक अभिशाप को। बट येट कुड नॉट डाई, लेकिन ये जो था ये अभी तक नहीं मरा, ये अभी तक नहीं मर पाया। कहते हैं कि द मूविंग मून वेंट अप द हाई, जो जैसा मून, ऐसा चांद जो हमेशा चलता रहता है वो तो ऊपर गया ही। एंड नाउ वेयर डिड अबाइड, अबाइड यानी ओबे, अबाइड यानी आप क्या कह सकते हैं, ओबे, ओबे सॉफ्टली शी वाज गोइंग अप एंड स्टार और टू बिसाइड, मतलब ए स्टार और टू बिसाइड, बिसाइड यानी पीछे से फॉलो करते हुए, बिसाइड यानी पीछे आप क्यों लिख सकते हैं। अब आगे क्या कहता है, ये कहता है कि मतलब बीच में ऐसे ब्रेक्स आया है, आप समझ सकते हैं कि मतलब कुछ स्टोरी नहीं है, अलग से है। कह रहा है कि ये जब देखता है रात को तो ये ऐसा देखता है कि वो है जो चांद है वो तो चलता रहता है, तो समझ वो ऊपर जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके जो 2-3 स्टार हैं वो भी इसके साथ साथ जा रहे हैं, वो भी इसका पीछा कर रहे हैं, वो भी इसकी आज्ञा का मानो पालन कर रहे हों। द मून रोज इन द स्काई एंड डिड नॉट स्टैंड स्टिल, शी वॉज गोइंग अब विद स्टार और टू नेक्स्ट टू हर। यहाँ पर बता रहे हैं कि रात में क्या देखता था, रात में देखता था कि जो चंद्रमा है वो हमेशा ऊपर जाता रहता है, वो रुकता नहीं है, और तो और उसके साथ साथ जो 2-3 स्टार है इसके वो भी इसके साथ जाते रहते हैं, ये इसको देखने को मिलता है। आगे आप देखते हैं कि हर बीम्स बिमॉक्ड द सल्ट्री मेन। अब इसमें आप आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि हर बीम्स, जो इसकी बीम्स थी, जो इसके क्या थे भाई, आप कह सकते हैं जो बीम यानी चांदनी थी, है ना, वो क्या कर रही थी, सल्ट्री मैन यानी बिमोक, यानी आप समझ रहे हैं ना कि नकल कर किसी की चिढ़ाना, बिमोक यानी आप कह सकते हैं टीज करना, चिढ़ाना, ठीक है। और उसके बाद फिर सल्ट्री यानी फुल ऑफ मॉइस्ट, सल्ट्री मेन यानी फुल ऑफ मॉइस्ट, ठीक है। और यहाँ पर टीयर मतलब आप कह सकते हैं, यहाँ पर टीज नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है बिमोक्ड, यानी बिमोक्ड का यहाँ पर अर्थ है कि कॉपी करना, ठीक है। कहता है कि हर बीम्स बिमोक्ड द सल्ट्री में लाइक अप्रैल होर फ्रॉस्ट, अप्रैल होर फ्रॉस्ट यानी हाई विंटर,
हाई 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 विंटर। जैसे अभी क्या चल रहा है भाई, अभी मेरे ख्याल से अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी तो जब 15 दिसंबर के बाद देखना हाई विंटर रहेगा। बट वेयर द शिप्स ह्यूज शैडो ले द चार्म्ड वाटर बर्न्ट ऑलवेज आई स्टिल एंड ऑफुल रेड। कहता है कि जो समुद्र, जो मतलब जो बीम निकल रही थी चांद से, जो बीम निकल रही थी चंद्रमा से, ऐसा लग रहा था कि मानो वो नकल कर रही हूँ अप्रैल होर फ्रॉस्ट स्प्रेड, जो अप्रैल के महीने में, वहाँ पर अप्रैल के महीने में जो होर फ्रॉस्ट रहता था, जो बिल्कुल घनी ठंडी रहती थी, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती थी उस समय, जो पूरा हर तरफ कोहरा कोहरा रहता था, उस कोहरे की मान लो नकल कर कर जो इसकी चांदनी है वो कोहरा फैला रही हैं। लेकिन जहाँ पर ये जो ह्यूज बड़ी सी मेरी शिप की जो परछाई पड़ रही है, द चार्म्ड वाटर बर्न्ट ऑलवेज अ स्टिल एंड ऑफुल रेड, वहाँ पर तो इसको ये दिख रहा था कि जो चार्म्ड वाटर है, जो आप कह सकते हैं समुद्र है, ये हमेशा जल रहा था और लाल लाल सा इसको कुछ दिख रहा था। इन अभी इसको हिलोसिनेशंस हो रहे हैं, जहाँ पर इसको लग रहा है कि जो समुद्र है वो तो जल रहा है। द मून लाइट फॉल्स ऑन द शिप लाइक फ्रॉस्ट इन अप्रैल, जो मून की लाइट है, जो मून की चांदनी है, वो शिप के ऊपर ऐसे पड़ रही है मानो कि अप्रैल के महीने पर जो बढ़ी हुई ठंडी के समय जो कोहरा था उसकी तरह मान लो गिर रही है। बट द प्लेस वेयर द शेडो ऑफ द शिप फॉल ही कुड सी वट वाटर बर्न इन रेड, लेकिन जहाँ पर इसको लगता था, जहाँ पर मेरे आप कह सकते हैं बोट की परछाई जहाँ पर पड़ रही है, वहाँ पर तो इसको समुद्र जलता हुआ दिख रहा है, इसको लाल लाल समुद्र जलता हुआ दिख रहा है। आगे आगे देखते हैं कि बियॉन्ड द शेडो ऑफ द शिप आई वॉच द वाटर स्नेक दे मूव्ड इन ट्रैक्स ऑफ, ठीक है, वाटर स्नेक आई दे मूव्ड इन ट्रैक्स ऑफ शाइनिंग वाइट एंड व्हेन दे रियर्ड एल्फिश लाइट फेल इन द होरी फ्लैक्स। ठीक है, सबको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि रेड यानी आप कह सकते हैं छोड़ना, पीछे करना। जैसे आपने देखा होगा कि अरे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से निकल रहा होता है धुआं, तो होर यहाँ रेड यानी छोड़ना। एल्फिश यानी नॉटी आप बैड कह सकते हैं, नॉटी। आगे नॉटी फेल ऑफ इन होरी फ्लैक्स यानी वाइट फ्लेक्स, वाइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फ्लेक्स यानी होरी मतलब वाइट, और फ्लेक्स यानी ग्रुप ऑफ आप कह सकते हैं, जैसे हाँ ग्रुप ही आप कह सकते हैं, ग्रुप और होरी यानी वाइट। अब यहाँ पर क्या बताया था सुनो, क्रैप बियॉन्ड द शेडो ऑफ द शिप। अब ये शिप की शेडो अगर मैं हटा दूँ, इसको छोड़ो, तो कह रहा है आई वॉच द वाटर स्नेक, मुझे क्या दिख रहे थे, मुझे समुद्र में चलने वाले स्नेक दिख रहे थे। दे मूव्ड इन ट्रैक्स ऑफ शाइनिंग वाइट, वो क्या कर रहा था, वो चल रहे थे तो अपने पीछे ट्रैक्स छोड़ते हुए चल रहे थे, अपने पीछे ऐसे रास्ता छोड़ते हुए चल रहे थे, शाइनिंग वाइट कलर के, चमकते हुए सफ़ेद कलर के। एंड वैन दे रियर्ड, और जब इसको छोड़ते थे ना, द एल्फिश लाइट, किसको, ये जो नॉटी, ये जो चंचल सी लाइट को छोड़ते थे, फेल ऑफ इन होरी फ्लैक्स। ऐसा कैसा लगता था, ऐसा लग रहा था कि ये किसी ट्रैक को नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो पूरा सफ़ेद कलर का ग्रुप ही छोड़ते चल रहे हैं पीछे से। ही स्टिल सीज द स्ट्रेंज कलर्स लाइक रेड, या अभी भी इसको ऐसे स्ट्रेंज कलर्स, अजीब सी कलर दिख रहे हैं, जैसे रेड कलर ऊपर आपने देखा पिछले स्ट्रेंजा में। द ट्रेस लेफ्ट बाय द सी स्नेक्स आर मिस्चीवियस वाइट लाइट, और जो रास्ता छोड़ते हुए चल रहे हैं स्नेक, वो इसको अभी भी मिस्चीवियस यानी स्ट्रेंज, इसको अभी भी स्ट्रेंज वाइट लाइट लग रहे हैं वो, यानी जो इसको चल रहे हैं जो समुद्री वो चल रहे हैं, समुद्री वो सांप चल रहे हैं, तो अपने पीछे जो रास्ता छोड़ते चल रहे हैं, अपने पीछे जो पानी का वो छोड़ते चल रहे हैं, वो इसको अभी भी एकदम स्ट्रेंज वाइट कलर सा लग रहा है, वो अभी भी इसको सफ़ेद सा लग रहा है, यानी अभी तक इसने कुछ खाया पिया था नहीं, तो इसको सब तरह से ऐसा लग रहा है। इन्हीं को देखने के लिए जब ये जाता है, आपको बीच में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन्हीं स्नेक को देखने के लिए जब ये जाता है ना हमारा एंशिएंट मैरिनर, तो ये वहीं पर गिर भी जाता है, मतलब इसका जो इसके गले में जो एल्बाट्रॉस है वहीं पर गिर भी जाता है, उसी के बाद इसको शिप आती हुई दिखती है। ठीक है, तो अब इसका वो गिर गया। अब कहता है विद इन द शेडो ऑफ द शिप आई वॉश दियर रिच अटायर यानी आप कह सकते हैं डेकोरेशन, सजी हुई थी पूरी शिप।
ठीक है। ब्लू ग्लॉसी ग्रीन यानी आप कह सकते हैं ब्राइट। जिस कलर की बात करें उसी कलर से लिख के दिखा दूँ तुमको मैं। ये देखो, ये इस कलर का। एंड वेलवेट ब्लैक, दे क्वाइल्ड एंड स्वाम यानी आप कह सकते हैं ग्लॉसी हो गया, ठीक है। दे क्वाइल्ड एंड स्वाम, रुक जाओ यार, ठीक है। दे क्वाइल्ड एंड स्वाम, ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड थे, बहुत ऐसे तरह से उखड़े हुए थे। एंड एवरी ट्रैक वाज अ फ्लैश ऑफ गोल्डन फायर। अब देखो, अब ये कह रहा है कि जो विद इन द शेडो ऑफ द शिप, इसको जो शिप दिख रही थी उसकी शेडो में, अब इसको क्या लिखा, आई वॉश द डियर रिच अटायर, मुझे एक क्या दिखा, मुझे एक बड़ा सजा हुआ सा कोई चीज़ दिखी। क्या थी, ब्लू ग्लॉसी ग्रीन एंड वेलवेट ब्लैक, जो कि किस कलर सजी हुई थी, जो कि नीले कलर से, ब्राइट ग्रीन कलर से और वेलवेट ब्लैक कलर से सजी हुई थी। द क्वाइल्ड एंड स्वाम एंड एवरी ट्रैक, वो जब मतलब बिल्कुल एक तरह से कुंडली में थे और जब छोड़ते चल रहे थे अपने पीछे जो रास्ता ना, वाज अ फ्लैश ऑफ गोल्डन फायर, ऐसा लग रहा था कि अपने पीछे से कोई चमकदार गोल्डन फायर को छोड़ते हुए चल रहे हैं। आगे 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 कहते हैं कि एट द शेडो ऑफ द शिप ही सीज डिफरेंट कलर्स, इस शिप की शेडो में इसको कई सारे कलर दिख रहे हैं। ऑफ द वाटर स्नेक, उसी वाटर स्नेक के छोड़ते हुए कई सारे इसको कलर दिख रहे हैं। ब्लू ग्लोसी ग्रीन एंड वेलवेट ब्लैक। व्हेन द स्वाम यानी स्विम का सेकंड फॉर्म है स्वाम का कह सकते हैं स्विम होती है ना स्विम, तो स्विम का सेकंड फॉर्म है स्वाम ना। तो दे लेफ्ट ट्रेल्स ऑफ गोल्डन फायर, अभी इसको क्या दिख रहे हैं, अभी इसको समुद्र वो नहीं है, शिप नहीं आई है, अभी इसको वही दिख रहे हैं जो क्या कह रहा हूँ, जो स्नेक्स हैं वही जब तैरते हुए इसको दिख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है इसको कि इसके पीछे से क्या हो रहे हैं, इसके पीछे से जानो जब ये क्या हो रहा है, जो इसको शेडो थी शिप की उसके नीचे इसको अभी भी कई सारे वाटर स्नेक दिख रहे हैं, जिनमें से सब क्या कर रहे हैं, जब चल रहे हैं तो अपने पीछे ब्लू कलर के, ग्लॉसी ग्रीन कलर के, वेलवेट ब्लैक कलर के और गोल्डन फायर के कलर के क्या कर रहे हैं, ट्रेल्स को छोड़ते चल रहे हैं, मार्क को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब इसी को देखने के बाद ये देखने के लिए भागता कहता है, ओ हैप्पी लिविंग थिंग्स नो टंग दियर ब्यूटी माइट डिक्लेयर। अब कहता है अरे कितनी ज़्यादा खुश हैं ये लोग, है ना, मतलब ये समुद्र, ये जो स्नेक है कितने ज़्यादा खुश हैं। नो टंग दियर ब्यूटी माइट डिक्लेयर, यानी कोई भी ऐसी जीभ नहीं है जो इनकी सुंदरता को डिक्लेयर कर सके, इनकी सुख को डिक्लेयर कर सके। इन्हें बताना चाहता है कि कोई भी बता ही नहीं सकता कितना ज़्यादा सुख है इसको। आई स्प्रिंग ऑफ लव गज्ड फ्रॉम माई हार्ट, जो मेरा कहता है कि इसको करने के बाद मेरा जो दिल था इसके अंदर से क्या हुआ, एक फूट सा पड़ा, क्या एक प्रेम की जो बात थी मेरे अंदर से फूट पड़ी। एंड आई ब्लेस्ड देम अनअवेयर, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे इनको बहुत ऐसे ब्लेस करने लगा, इनकी बड़ी प्रार्थना करने लगा, बड़ा इनके बारे में अच्छा सोचने लगा। श्योर माई काइंड सेंट टुक पिटी ऑन मी एंड आई ब्लेस्ड देम अनअवेयर, और ऐसा करने के बाद ये क्या सोचता है कि जिस तरह से ये लोग खुश हैं उस तरह से मैं भी खुश हो जाऊँगा, और ये जो दयालु संत हैं वो मेरे ऊपर दया करेंगे जरूर। ठीक है, दोबारा बता दूं, कहता है कि ओ हैप्पी लिविंग थिंग्स, अरे ये जो जितना चीज़ें हैं कितनी ज़्यादा खुश हैं। आज तक कोई भी ऐसी बात हुई ही नहीं है, कोई ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ है जो इनकी खुशी को जता सके, जो इनकी खुशी को बता सके। मेरे अंदर से खुशी की पूरी लहर फूट पड़ी और मैंने क्या किया, इनको बहुत ज़्यादा इनकी ब्लेसिंग करी। और मैं इनको ब्लेस करते हुए क्या सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से ये खुश हैं उसी तरह से ज़रूर जो सेंट हैं, जो संत हैं, वो मेरे ऊपर दया करेंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। He gets excited looking at them, उन स्नेक्स को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। He praise them of their beauty, उनकी सुंदरता को देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगता है। Unknowingly he blesses the creature with all his heart, ये सारे क्रिएचर्स पे अपने पूरा दिल लगाकर बड़ी खुशी से बड़ी उनकी ब्लेसिंग कर रहा है, बड़ी उनको एक तरह से आप कह सकते हैं ब्लेसिंग दे रहा है। The self same moment I could pray, सेल्फ सेम मोमेंट आई कुड प्रे, यानी एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। एंड फ्रॉम माई नेक सो फ्री द एल्बेट्रॉस फेल ऑफ एंड सैंक लाइक लेड इनटू द सी, और जिस समय मैं इनकी प्रशंसा कर रहा था, जिस समय मैं इनकी
तो इनके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मेरी गले से जो एल्बाट्रॉस है ये टूट कर गिर जाता है, लीड इनटू द सी, और जहाँ पर चला जाता है लीड इनटू सी यानी सैंक डीप इन द सी, लीड इनटू यानी सैंक डीप, यानी जो बहुत नीचे जाकर समुद्र में डूब जाता है वो एल्बाट्रॉस। और यहीं पर मैंने आपको बताया था ना, आपकी स्टोरी की दूसरी एंडिंग भी होती है कि आपका जो एल्बाट्रॉस यहीं पर गिर जाता है, दूसरी एंडिंग जो आपकी है यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। इसके आगे वाली एंडिंग मैंने आपको बताई दी है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सेल्फ सेम मूवमेंट आई कुड प्रे, जिस समय मैं क्या कर रहा था, मैं इन लोगों की लिए प्रशंसा कर रहा था, एंड फ्रॉम माई नेक सो फ्री, और मेरे गले से क्या किया, एकदम आराम से क्या हुआ, द एल्बाट्रॉस फेल ऑफ एंड सैंक, और मेरे गले से वो एल्बाट्रॉस गिर गया और डूब गया। कहाँ डूब गया, लाइक लीड इनटू द सी, जिस तरह से बिल्कुल एक तरह से बहुत डीप जाकर उसमें क्या कर गया भाई, समुद्र में डीप जाकर बिल्कुल, अरे हाँ डीप जाकर बिल्कुल डूब गया। कह रहा है इट हैज़ टेकन ओनली द ब्लेसिंग फॉर द स्नेक टू रिमूव हिज हॉरिबल कर्स, ये तो केवल क्या कर रहा था, ये तो केवल स्नेक से प्रार्थना कर रहा था कि संत से क्या करे, कि संत जी क्या करें, मेरी जो मेरे ऊपर पाप है, मेरे जो मिला है अभिशाप, इस समय इससे मेरा हटा लें। ही हैज़ बीन हैंगिंग द एल्बाट्रॉस अराउंड हिज नेक, और इसने क्या कर रखा था, एल्बाट्रॉस को भी अपने गले में पहन रखा था जैसा उन्होंने पहनाया था, फॉर द होल टाइम ऐसा पहने रहता था, एंड नाउ इट फेल ऑफ हिज नेक, और अब तो ये इसके गले से भी टूट कर गिर गया, एंड डीप इनटू द सी, और बिल्कुल गहरे समुद्र में जाकर चला गया, बिल्कुल गहरे समुद्र में चला गया। और इसी के साथ आपकी स्टोरी की जो एंडिंग है, जहाँ तक इन्होंने बता रखा है, वो पूरी हो जाती है। इसके नीचे आपको दिया गया है, इसके नीचे आपको क्या दिया गया है, आपको वो फिगर ऑफ स्पीच और रेफरेंसेस दे रखे हैं, एनाफोरा बताया गया, उसको मैंने आपको रिकॉर्डेड में बता दिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो स्टोरी है ये एंड हो जाती है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड है तो मैं आपके डाउट को नहीं देख पाया, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट्स खुला रहेगा, आप उस डाउट को जाकर चेक कर सकते हैं, आप उस डाउट में जाकर पूछ सकते हैं डाउट पोर्टल में। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट क्लास में। क्या मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मैंने अगर तैयार कर लिया तो मैं आज ही आपको दे दूंगा डियर डिपार्टेड की भी रिकॉर्डिंग, और उसके बाद हम लोग अपने इंग्लिश को ख़त्म कर देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको डियर डिपार्टेड की रिकॉर्डिंग के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।